सो पीपल वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वाला वीडियो आपके सितंबर 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कंपनीज एक्ट पे बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, इस चीज की श्योरिटी है। अभी मुझे काफी टाइम से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस ले लो। स्टूडेंट समझना, अगर अगर मैंने क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस लिया, मतलब जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पहले पूछ लिया है, अगर मैं उस क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस लूंगी तो बस आप इस क्वेश्चन के लिए ही प्रिपेयर हो पाओगे। और इंस्टीट्यूट तो एआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है, हर एक अटेम्प्ट में न्यू क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, तो आप न्यू क्वेश्चन को भी कैसे टैकल कर सकते हो, वो जो आपका कोर इश्यू रहता है, कोर प्रॉब्लम रहता है, उसको आज अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके सामने न्यू क्वेश्चन अगर आ जाता है, आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, आप प्रोविजन में क्या क्या लिखोगे, अपन सारे प्रोविजन, सारे कीवर्ड्स का रिवीजन करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में तुमको रिवाइज करवाने वाली हूँ कि देखो, अगर आपके पेपर में आपको मिला स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना, कौन से कीवर्ड्स आपके एग्जाम में आने चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, लेंथी क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन बैंक में वैसा क्वेश्चन नहीं है, आप कैसे आंसर को स्टार्ट करोगे, मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में आपको कौन से कीवर्ड्स लिख के आना चाहिए आपके प्रोविजन वाले सेक्शन में। उसके बाद देखो, फॉरेन कंपनी पे क्वेश्चन आ गया, आप कैसे आंसर को स्टार्ट करोगे, क्या कीवर्ड्स लिखोगे, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैम मतलब अपन टॉपिक टू टॉपिक सारे कीवर्ड्स और सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन को रिवाइज करने वाले हैं। यस, मैं आपको हर एक चीज बताने वाली हूँ कि अगर टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है स्मॉल कंपनी पे, फॉरेन कंपनी पे, इंडोर मैनेजमेंट पे, कॉर्पोरेट विल पे, तो कैसे आंसर स्टार्ट करना, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स लिखना, क्या प्रोविजन लिखना। देखो आंसर की फ्रेमिंग कैसी होती है, सबसे पहले आंसर में क्या आता है बच्चों, सबसे पहले आंसर में प्रोविजन आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सेकेंड पैरा रहता है फैक्ट्स का और एनालिसिस का, ठीक है। सेकेंड पैरा रहता है फैक्ट्स का और एनालिसिस का, और थर्ड पैरा क्या रहता है, कंक्लूजन का। आपका आंसर ऐसा फ्रेम होता है, समझना। अभी आंसर की स्टार्टिंग मतलब आप प्रोविजन में क्या लिखोगे वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो फैक्ट्स और एनालिसिस रहता है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप उसके फैक्ट्स लिख दोगे और फिर उसको एनालाइज करोगे। अगर आपका प्रोविजन क्लियर है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कंक्लूजन भी जम जाएगा, एनालिसिस भी जम जाएगा। सो मेन इशू इज अबाउट द प्रोविजन, और स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता प्रोविजन में लिखना क्या, कीवर्ड्स क्या लिखना। इस वीडियो में अपन कंपनीज एक्ट के सारे टॉपिक के प्रोविजन रिवाइज करने वाले हैं, फिर इंस्टीट्यूट कितना भी टफ क्वेश्चन पूछ ले आप कैसे आसानी से आंसर कर सकते हो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सबसे पहली बात तो देखो स्मॉल कंपनी को डिस्कस करते हैं, बिकॉज स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट है जो कि एप्लीकेबल है आपके सितंबर 26 के लिए। स्मॉल कंपनी पे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन आ गया, लेंदी क्वेश्चन है, एआई बेस्ड क्वेश्चन है, वहां पे डरना मत, ठीक है। आपको समझ में आ गया दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्मॉल कंपनी, आप कैसे स्टार्ट करोगे आंसर को। देखो स्मॉल कंपनी क्या रहता है मैम, स्मॉल कंपनी मतलब छोटी वाली कंपनी रहती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम 10 करोड़ है और जिसका टर्नओवर मैक्सिमम 100 करोड़ है, उसको अपन स्मॉल कंपनी बोलते हैं। फिर आगे बताया गया है कि एक होल्डिंग और सब्सिडरी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, एक सेक्शनेट कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, ऐसी कंपनी जो गवर्न होती है स्पेशल एक्ट द्वारा वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। हो गया, ये आपके प्रोविजन में आएगा। मतलब क्वेश्चन कितना भी लेंदी फ्रेम हो जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस ये लिख के आना है। कैसे स्टार्ट करोगे, देखो स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं रह सकती, तो तुम्हारी स्टार्टिंग ऐसे होने वाली है। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस, और एंड भी आ जाएगा, एंड लिखना मत भूलना, एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस, ऐसे स्टार्ट करना। मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, मतलब स्मॉल कंपनी का दर्जा किसको नहीं मिल सकता, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, दैट्स इट। स्मॉल कंपनी के प्रोविजंस हो गए। पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस, provided that nothing in this clause shall apply to
होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 एंड स्पेशल एक्ट। क्या है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 एंड स्पेशल एक्ट। ऐसे तुम्हारा जो प्रोविजन है वो कंप्लीट हो जाएगा फॉर अ स्मॉल कंपनी एंड दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 26 बिकॉज देयर इज एन अमेंडमेंट। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है स्मॉल कंपनी के लिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अनदर टॉपिक। चलो डॉक्ट्रिन के पहले एक सिंपल सा टॉपिक ले लेते हैं, पहले सिंपल सा टॉपिक लेते हैं, उसके बाद डॉक्ट्रिन स्टार्ट करेंगे बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज लिटिल लेंथी। ओके, नाउ सिंपल टॉपिक इज फॉरेन कंपनी। स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉरेन कंपनी पे, आप कैसे लिखोगे? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी रहती है जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होती है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रहता है, वो इंडिया में बिजनेस करती है। वो खुद बिजनेस कर सकती है या फिर एजेंट के थ्रू कर सकती है, उसका ऑफिस हो सकता है या फिर कोई वेबसाइट थ्रू कर सकती है। सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, देखना, कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका ऑफिस इंडिया में भी है, आइदर ऑन इट्स ओन मतलब उन्होंने खुद ऑफिस ओपन किया है, और थ्रू इट्स एजेंट मतलब एजेंट के थ्रू काम चल रहा है, फिजिकली मतलब उनका ऑफिस है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब वेबसाइट थ्रू काम चल रहा है। ये सारे कीवर्ड्स है और तुम्हारे आंसर में ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। बताओ मुझे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है? मैम, कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो बाहर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर ऑन इट्स ओन या फिर एजेंट के थ्रू या फिर फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, इसको बोलते हैं अपन फॉरेन कंपनी। आपके प्रोविजन में ये चीजें आ जाएगी, फिर बाद में जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से फैक्ट्स बता देना, एनालाइज करना। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने 2-3 क्वेश्चन फॉरेन कंपनी पे पहले देखा है, तो आपको कंक्लूजन भी जम जाएगा। लेकिन प्रोविजन में आपका ऐसा आना चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। स्टूडेंट का मेन इशू ये आता है, जो क्वेश्चन उन्होंने किया ना, उनको लगता है कि ठीक है हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन न्यू क्वेश्चन आ गया ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फॉरेन कंपनी पे क्वेश्चन आया, तुम्हारे प्रोविजन सेक्शन में इतना पार्ट आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्राइवेट कंपनी का, लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, फिर भी आप प्रोविजन में क्या क्या लिख के आओगे, कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे, अच्छे से समझना। कंसेप्ट भी रिवाइज करवाऊंगी और कीवर्ड्स को भी रिवाइज करवाऊंगी, समझना। प्राइवेट कंपनी के पॉइंट्स कैसे याद रख सकते हो? सबसे पहली बात तो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जहां के मेंबर्स आसानी से अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सेकंड पॉइंट क्या है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द मेंबर टू 200, इसमें मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहते हैं। सो एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द मेंबर टू 200। समझ में आ गया? मतलब मैम जो प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स है वो आसानी से अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद 1% कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहते हैं, उसके ऊपर नहीं रहते, मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स 1% कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर रहता है, इसलिए बताया है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द मेंबर टू 200। अभी समझना, 200 की लिमिट काउंट करते टाइम ना दो कंडीशन दिया है। अगर कोई जॉइंटली शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है। और जो कंपनी के एम्प्लॉय है या फिर फॉर्मरली मतलब जो पहले एम्प्लॉय थे, मतलब कंपनी छोड़ के जा चुके लेकिन पहले कंपनी के एम्प्लॉय थे और उनके पास वो शेयर्स है जो पहले उनको मिले थे, उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता है। मतलब अगर कोई जॉइंटली शेयर्स को होल्ड कर रहे, उनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा, और जो कंपनी के अभी करंट एम्प्लॉय है उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता, और जो फॉर्मर एम्प्लॉय है मतलब जो पहले एम्प्लॉय थे उनको भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो प्राइवेट कंपनी रहती है वो कभी भी पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। सो प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब वो पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स नहीं दे सकती। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक परचेज नहीं कर सकती, प्रोहिबिट्स मतलब मना किया गया है, हो गया, दिस इज प्राइवेट कंपनी। अच्छा मैम, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा कि मेंबर्स जो है वो आसानी से अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहते हैं, हाँ। 200 की लिमिट काउंट करते टाइम दो कंडीशन दिया है, हाँ। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि पब्लिक को वो शेयर्स अपनी सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, हाँ। दैट्स इट। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर कीवर्ड्स, ठीक है, अच्छे से कीवर्ड्स को समझते हैं।
So means company having a minimum paid up share capital as may be prescribed. Minimum paid up share capital like फ्यूचर में नोटिफिकेशन आ सकता है कि अगर तुमको प्राइवेट कंपनी ओपन करना है तो मिनिमम 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए, 20 लाख का कैपिटल होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है. सो स्टार्टिंग कैसे करोगे? मींस कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब. ठीक है. रिस्ट्रिक्ट्स द राइट्स टू ट्रांसफर इज शेयर्स. यहाँ पे आसानी से शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं. एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी. 1% कंपनी को छोड़ के मैक्सिमम 200 मेंबर्स रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स 1% कंपनी में तो सिर्फ एक ही मेंबर रहता है. ठीक है. सो 200 मेंबर्स रहते हैं और 200 की लिमिट काउंट करते टाइम दो चीजें. फर्स्ट क्या है? जॉइंट होल्डर्स है. तो तुम्हारी सेंटेंस फ्रेमिंग क्या रहेगी? Provided that where 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member. Provided that when 2 or more person, जब दो या दो से ज्यादा मेंबर्स एक या एक से ज्यादा शेयर्स को जॉइंटली होल्ड करते हैं, सो इस क्लॉज के लिए उनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाएगा. ओके. आफ्टर दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट persons who are in employment of a company, who are in employment मतलब करंट वाले एम्प्लॉय उनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता है. पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली मतलब जो पहले एम्प्लॉय थे, फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी वेयर मेंबर्स ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट. इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी वेयर मेंबर ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट. मतलब वो पहले मेंबर भी थे और एम्प्लॉय भी थे, मतलब वो कंपनी के एम्प्लॉय भी थे और उनको शेयर्स मिले थे, मतलब वो मेंबर भी थे. बाद में क्या हुआ? बाद में वो कंपनी छोड़ के चले गए, मतलब एम्प्लॉयमेंट उन्होंने छोड़ दिया. सो सेम चीज है. एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, मतलब वो एम्प्लॉय अभी नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, कंपनी छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो कंपनी के मेंबर्स, मतलब क्या है? एक्स एम्प्लॉय जो कंपनी छोड़ के तो जा चुके हैं, लेकिन जो शेयर्स कंपनी ने उनको दिया था ना, आज भी उनके पास है. सो स्टूडेंट उनको भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा. शाल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ द मेंबर्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. वो पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज नहीं दे सकती है फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक इशू नहीं कर सकती. दिस वाज अ प्राइवेट कंपनी. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. आपको क्लियरिटी मिल चुकी है. सबसे पहले बताओगे कि रिस्ट्रिक्शन है, मेंबर्स आसानी से शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते. फिर बताओगे मैक्सिमम 200 मेंबर्स है. फिर बताओगे 200 की लिमिट काउंट करते टाइम ना दो कंडीशन है. जो जॉइंट होल्डर्स रहते हैं उनको सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है. दूसरी चीज ये है जो कंपनी के एम्प्लॉय है या फिर जो एक्स एम्प्लॉय है, फॉर्मरली वाले एम्प्लॉय है, उनको भी काउंट नहीं किया जाता है. फिर लास्ट वाला पॉइंट क्या आ जाएगा कि एक प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती, अपने सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकती. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी, अभी देखो अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट कंपनी का, आप इसको आंसर कैसे करोगे? क्या क्या कीवर्ड्स आप लोगों के आंसर में आ जाएंगे? गवर्नमेंट कंपनी सबसे पहली बात तो है क्या? गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी जिसमें खुद गवर्नमेंट पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करती है. मतलब ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट खुद पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करती है, इसको गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर पार्टली बाय सेंट्रल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके भी कर सकते हैं. सो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखना, गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट and such company includes subsidiary of government company. मतलब स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है उसको भी गवर्नमेंट कंपनी मान लेते. ठीक है. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. आपको क्लियरिटी मिल चुकी है. मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट और पार्टली बाय सेंट्रल और स्टेट एंड इंक्लूड्स द सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी और एसोसिएट में डिफरेंस क्या है. मैं तुमको एक सिंपल लॉजिक बता दी ताकि तुमको हर चीज अच्छे से याद रहे. समझना, जैसे अपने फादर को अपना रिलेशनशिप है, क्या है? अपने फादर क्या करते हैं? अपने पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं. उसी तरीके से होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडरी कंपनी को. बॉस है वो, कहीं ना कहीं क्या है? बॉस है. तो एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडरी को, जैसे रियल लाइफ में अपने पापा कंट्रोल करते हैं अपनी लाइफ को, उसी तरीके से होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडरी को. अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के मोर देन वन हाफ मतलब मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर हेल्ड करती है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और दूसरी सब्सिडरी बन जाएगी. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. मतलब मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल.
दूसरी कंडीशन है अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकती है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीधा निकाल भी सकती है या फिर अपॉइंट भी कर सकती है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, ये सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। दैट्स इट। तो आप लोगों को ऐसे डिफाइन करना है सब्सिडरी कंपनी में, देखना इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है, रिलेशन कर रहे हैं अपन, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनी के कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीधा निकाल भी सकती है फिर अपॉइंट कर सकती है, इसका मतलब होल्डिंग बन जाएगी और जिसका कंपोजिशन कर रही हो सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, और क्या है बीच में, और मतलब दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई तो भी चलता। दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ मतलब 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आइदर बाय इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी टुगेदर, इसको बोलेंगे अपन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, मतलब मैम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में क्या है, दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रही है या फिर एक्सरसाइजेस और कंट्रोल ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कर रही है, मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कर रही है, इसका मतलब एक होल्डिंग बन जाएगी और एक सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे ना इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेम चीज है, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब सब्सिडरी और एसोसिएट में वो रिलेशन कर रही है, दूसरी कंपनी के साथ वो रिलेशन बता रही है। ठीक है, तो ऐसे तुम स्टार्ट याद रख सकते हो, इन रिलेशन टू अदर कंपनी, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। ठीक है, अभी एसोसिएट क्या है, अभी एसोसिएट क्या है, अभी एसोसिएट कंपनी तुम कैसे याद रख सकते हो, देखो जैसे अंकल और अपना रिलेशनशिप होता है, अपने अंकल अपने चाचा, ठीक है, उनका और अपना जो रिलेशनशिप रहता है दैट इज एसोसिएट। कैसे, देखो क्या अपने अंकल अपने लाइफ को कंट्रोल करते हैं अपने पापा जैसे, नहीं, पापा जैसे कंट्रोल तो नहीं करते मैम, पर इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है ना, मतलब उनकी बात माननी तो पड़ती है ना। आर यू गेटिंग? सो स्टूडेंट्स, एसोसिएट कंपनी अपन ऐसे रिलेशन रख सकते हैं जैसे अपने चाचा का अपने ऊपर, जैसे अपने अंकल का अपने ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, उसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्फ्लुएंस होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है एसोसिएट कंपनी के ऊपर। मतलब कोई कंपनी अगर दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है तो दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, दिस इज एसोसिएट कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है, ऊपर होल्डिंग और सब्सिडरी में क्या था, ऊपर होल्डिंग और सब्सिडरी में क्या था, मोर देन वन हाफ था, मोर देन वन हाफ था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एटलीस्ट 20%, क्या है, एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20%। ठीक है, समझना। अब इसको लिखोगे कैसे, in relation to other company means a company in which that other company has a significant influence, बस इतना डिफाइन करना है यहाँ पे। in relation to other company means a company in which the other company has significant influence over the company but which is not a subsidiary company। मतलब यहाँ पे क्या है, significant influence है, क्या है, significant influence है, क्या है, significant influence है। अभी significant influence क्या है वो आपको नीचे बताना है। what do you mean by significant influence? means a control of at least 20% of total voting power or control or participation in business decision under an agreement, at least 20% of total voting power, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं, और इसी को एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि मैम होल्डिंग और सब्सिडरी मतलब मोर देन वन हाफ है, मतलब मोर देन 50% है, और एसोसिएट कंपनी मतलब एटलीस्ट 20% है। क्या है, एटलीस्ट 20% है। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं अपन, अपने टॉपिक रह गया था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उस पर आ जाते पहले। यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, तो आप लोग क्या क्या कीवर्ड्स लिखोगे और कैसे आंसर को स्टार्ट करोगे। इंस्टीट्यूट इस पे ना एक लेंदी क्वेश्चन पूछ सकती, बहुत ही घुमा फिरा के पूछेगी, लेंदी क्वेश्चन पूछेगी, एआई बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया दैट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अल्ट्रा वायरस, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस कीवर्ड्स लिख के आना है। मैं एकदम सिंपल वे बताती हूँ आपको, कीवर्ड्स को याद रखने का, पॉइंट्स को याद रखने का, एकदम ध्यान से समझना। बच्चों सबसे पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एकदम सिंपलीफाई वे में बात करते हैं। देखो कंपनी के मेमोरेंडम में ना पावर्स दिए रहते हैं कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। अगर कंपनी के मेमोरेंडम में दिया कि कंपनी आइसक्रीम का बिजनेस कर सकती है तो कंपनी ने सिर्फ आइसक्रीम का बिजनेस करना चाहिए। अगर कंपनी ने मिल्कशेक का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब कंपनी ने कुछ ऐसा काम किया जो उनके मेमोरेंडम में नहीं था, जो उनको पावर नहीं था, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस वाला ट्रांजैक्शन। और जो अल्ट्रा वायरस का ट्रांजैक्शन रहता है वो वॉइड रहता है, वो वॉइड रहता है, इनऑपरेटिव इन लॉ रहता है, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। नॉट बाइंडिंग मतलब वो कंपनी पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालता है, ना ही बाहर वालों पे जिम्मेदारी डालता है। अच्छा, मतलब मैम कंपनी के मेमोरेंडम में जो पावर्स दिए बस कंपनी वही काम कर सकती, कंपनी बस वही काम कर सकती, उसके अलावा अगर कंपनी ने काम किया तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और वो जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइड हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज द बेसिक। आपको बस ये पॉइंट को याद रखना है। मैं अभी तुमको सिंप्लीफाई वे बताऊंगी कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एकदम सिंपल वाला मीनिंग, एकदम सिंपल वाला मीनिंग। देखो, द मीनिंग ऑफ द टर्म डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड देयर पावर्स। एकदम सिंपल मीनिंग लिख के आ जाओ फर्स्ट पॉइंट में, बियॉन्ड देयर पावर्स। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। वायरस का मतलब क्या होता है? पावर्स। बियॉन्ड देयर पावर्स, ठीक है, एकदम सिंपल मीनिंग लिखना है एक लाइन में, that the meaning of doctrine of ultravirus is beyond their powers। सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा? डिटेल वाला मीनिंग, एकदम डिटेल वाला मीनिंग कि एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस है क्या, एकदम लीगल लैंग्वेज में डिटेल वाला मीनिंग लिखना पड़ेगा। एनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी which travels beyond not only the powers of the directors but of the company is wholly void। देखो कैसे स्टार्ट करना है, एनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी। देखो अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई एक्ट करती है, विच ट्रैवल बियॉन्ड, मतलब वो जो काम करती है वो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी चला जाता है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी चला जाता है, तो वो ट्रांजैक्शन और वो एक्ट होली वॉइड हो जाएगा, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उसका नल इफेक्ट रहेगा, वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं रहेगा, इनऑपरेटिव इन लॉ हो जाएगा। बस होली वॉइड, इनऑपरेटिव इन लॉ, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका सेम मीनिंग है, सेम चीज वो बोल रहे हैं कि होली वर्ड हो जाएगा, इनऑपरेटिव रहेगा, कंपनी पे बाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी सिंपल मीनिंग दैट व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एंड सेकंड पॉइंट विल बी डिटेल वाला मीनिंग, डिटेल वाला मीनिंग, डिटेल वाला मीनिंग, ऐसे याद रखो फिर तुमको याद रहेगा। थर्ड पॉइंट इज इंपैक्ट। इंपैक्ट क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का? भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तो हो गया, अब क्या होगा आगे? ना ही कंपनी किसी और पे केस फाइल कर सकती है और ना ही कोई कंपनी पे केस फाइल कर सकता। दैट्स इट, दिस इज द रिजल्ट। ना ही कंपनी किसी और पे केस फाइल कर सकती है और ना ही कोई कंपनी पे केस फाइल कर सकता। द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज नीदर द कंपनी कैन बी स्यूड, मतलब कोई कंपनी पे केस फाइल नहीं कर सकता, नॉर इट कैन स्यू ऑन इट, मतलब ना ही कंपनी किसी और पे केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। द इंपैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज नाइदर द कंपनी कैन बी स्यूड नॉर इट कैन स्यू ऑन इट, नॉर इट कैन स्यू ऑन इट। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया सिंपल वाला मीनिंग था, सेकंड पॉइंट हो गया कि डिटेल वाला मीनिंग था, थर्ड पॉइंट हो गया कि इंपैक्ट वाला पॉइंट था कि ना ही कंपनी किसी और पे केस फाइल कर सकती, ना ही कोई कंपनी पे केस फाइल कर सकता। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपने को रीजन बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि देखो जो पावर्स रहते हैं वो मेमोरेंडम में रहते हैं, मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट रहता, उस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एप्लीकेबल हो जाएगा, रीजन बताना पड़ेगा। तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या है? रीजन वाला पॉइंट है। देखो, मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक उसको चेक कर सकती है, इसलिए सो वन इज डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू नो द पावर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हमेशा मान लेंगे कि उसने मेमोरेंडम को पढ़ लिया है, उसको जानकारी है। If in spite of that you enter into transaction which is ultra virus, then you cannot enforce it against the company। अगर इसके बावजूद तुम कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो अल्ट्रा वायरस है, सो कंपनी के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, मतलब कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं आएगी और उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, इट हैज अ नल इफेक्ट। ओके, अभी देखो तुम्हारे 4 पॉइंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट अपन ने क्या समझा? फर्स्ट अपन ने सिंपल मीनिंग समझा, फिर डिटेल वाला मीनिंग समझा, उसके बाद इंपैक्ट समझा कि किसी और पे केस फाइल नहीं कर सकते, फिर फोर्थ वाला पॉइंट आ गया, रीजन वाला पॉइंट आ गया, मतलब मेमोरेंडम वाला पॉइंट बताना पड़ेगा कि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए वो ओपन रहता है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि कोई भी अगर कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है उसने मेमोरेंडम को पढ़ लिया, उसको पावर्स पता है, ठीक है। उसके बाद ना केस लॉ को कोट करना। कौन सा केस लॉ है? अगर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे अगर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है ये केस लॉ, वहां पे कोट करके आना, देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, सारे पॉइंट्स लिख के आना, देखना आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। एकदम मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, आपको 2-3 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा फिर और सिंपल लगेगा, ठीक है। देखना कौन सा केस लॉ है? एशबरी रेलवे कैरेजेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, ठीक है। ये केस लॉ वहां पे कोट करके आ जाना, इसकी डिटेल स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, बस केस लॉ को कोट कर देना। दैट सेम वाज फाउंड इन एशबरी रेलवे कैरेजेस एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, ठीक है। इसके बाद ना इसमें 2 रेमेडीज दिए, मतलब सॉल्यूशन दिए। देखो अभी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन आउटसाइडर को कोई तो रेमेडीज मिलनी चाहिए, कोई तो सॉल्यूशन मिलना चाहिए, इसलिए पे 2 सॉल्यूशन दिए। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है 2 सॉल्यूशन में? लॉफुल पर्पस और दूसरा क्या है? इंजंक्शन, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे आउटसाइडर ने पैसा दिया था, मनी दिया था, ठीक है, बैंक वालों ने अगर मनी दिया था यहाँ पे कंपनी को, तो अगर कंपनी के पास पैसा आ चुका है और कंपनी ने ना अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन तो कर दिया लेकिन वो पैसा अभी तक खर्च नहीं किया, तो जो आउटसाइडर है ना वो कोर्ट में जाके बोल सकती और इंजंक्शन का ऑर्डर पास करवा सकती। मतलब अगर कंपनी ने अभी तक पैसा खर्च नहीं किया है ना, तो जो आउटसाइडर है कोर्ट में जाके बोलेगी कि जज साहब फटाफट से इंजंक्शन का ऑर्डर पास करो, मतलब कंपनी को रोको पैसा खर्च करने से, तो कंपनी को रोक देंगे। इसको बोलते हैं इंजंक्शन का ऑर्डर पास करवाना। इसको लीगल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड, देखो अभी तक पैसों का खर्चा नहीं हुआ है, द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग इट बाय मींस ऑफ इंजंक्शन।
तो जो आउटसाइडर है वो यहाँ पे इंजंक्शन का ऑर्डर पास करवा सकते और वो कंपनी को रोक सकते पैसा खर्च करने से। दिस इज द रेमेडी विच इज अवेलेबल टू द आउटसाइडर। सेकंड रेमेडी क्या है? देखो अभी कंपनी ने क्या किया, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन तो कर दिया, लेकिन जो पैसा कंपनी के पास आया था, अगर कंपनी ने उस पैसों को अप्लाई किया है फॉर अ लॉफुल पर्पस, मतलब लॉफुल एक्सपेंडिचर किया, एक प्रॉपर एक्सपेंडिचर किया, तो यहाँ पे जो आउटसाइडर है वो पैसा उतना रिकवर कर सकता है। इफ द कंपनी अप्लाइज फंड फॉर लॉफुल पर्पस, अगर लॉफुल पर्पस के लिए अगर पैसा अप्लाई किया गया है, द लेंडर कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ डेटर्स पेड ऑफ, और वो पैसा रिकवर कर सकता है एंड रिकवर टू दैट एक्सटेंट, अगर लॉफुल एक्सपेंडिचर हुआ है तो। और दूसरी रेमेडी क्या है? इंजंक्शन का ऑर्डर पास करवा सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की। बच्चों सबसे पहले आ गया एकदम सिंपल वाला मीनिंग, फिर आ गया एकदम डिटेल वाला मीनिंग, फिर आ गया एक इंपैक्ट वाला पॉइंट, फिर आ गया एक मेमोरेंडम वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद केस लॉ को कोट करना है और दो रेमेडीज मैंने बता दिया, लॉफुल एक्सपेंडिचर वाली एक रेमेडी थी और दूसरी रेमेडी इंजंक्शन वाली थी, इंजंक्शन ऑर्डर वाली रेमेडी थी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। ये हो गया था अपना। यस, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अभी समझना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप क्या क्या लिखोगे, क्या क्या कीवर्ड को प्रेजेंट करोगे, एकदम ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? विल का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट बोलता है कि यहाँ पे कंपनी है, बीच में पर्दा है और यहाँ पे मेंबर्स है। इन शॉर्ट वो बोलता है कि दोनों अलग अलग है। क्या है? दोनों सेपरेट है। कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट बोलता है कि कंपनी अलग होती है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं रहते, दोनों अलग अलग रहते हैं। इसलिए अगर कंपनी कोई फ्रॉड करती है, कोई भी एक्ट करती है, तो मेंबर जिम्मेदार नहीं बनते। जो मैंने आपको भी बताया हिंदी में, आपको स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल या फिर कॉर्पोरेट विल पे, आपको स्टार्टिंग में यही मीनिंग लिख के आना है। देखना, देखो कॉर्पोरेट विल इज अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फर्स्ट टाइम क्या रहेगी? कॉर्पोरेट विल एक लीगल कंसेप्ट है जहां पे कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल मीनिंग लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? ड्यू टू दिस मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। इसलिए अगर कंपनी कोई भी एक्शन लेती है तो मेंबर जिम्मेदार नहीं रहते, मेंबर जिम्मेदार नहीं रहते। ये आपको स्टार्टिंग में लिख के आना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? लेकिन क्या होता है बाद में? देखो फिर बाद में ना जो मेंबर्स है वो फ्रॉड करने लग गए, कंपनी में बैठ के फ्रॉड करते थे। फिर बाद में ये कोर्ट को सबको समझ में आया कि यार कंपनी में बैठ के मेंबर्स फ्रॉड कर रहे हैं और पूरा नाम कंपनी का आ रहा, तो इन्होंने कुछ कुछ केसेस लाया जहां पे उन्होंने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दिया, मतलब उस पर्दे को उठाया, पर्दे को उठा के देखा कि कंपनी को चला कौन रहा है। सो ये कुछ केसेस है जहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। फर्स्ट इज टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी वेदर द कंपनी इज अ फ्रेंड और एनिमी। पहचानने के लिए कि कंपनी दुश्मन है कि हमारी दोस्त है, हमारी फ्रेंड है कि हमारी एनिमी है, इस चीज को पहचानने के लिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। अभी देखो यहाँ पे आपको ये पॉइंट कैसे स्टार्ट करना है, बहुत सिंप्लीफाई वे में बताती हूँ। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया कि देखो जो कंपनी होती है, जैसे ह्यूमन बींग को रहता है माइंड और कॉन्शियंस, माइंड और कॉन्शियंस ह्यूमन बींग को रहता है, अपने पास दिमाग है, अपन सोच सकते हैं। कंपनी के पास दिमाग थोड़ी ना है। अगर कंपनी के पास दिमाग नहीं तो कैसे समझेंगे कि वो दोस्त है कि दुश्मन है? इसलिए पे बताया गया है देयरफॉर इट कैन नॉट बी फ्रेंड और अ फो। फो मतलब दुश्मन है, एनिमी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या बताया कि देखो ह्यूमन बींग के पास दिमाग रहता है, कॉन्शियंस रहता है, कंपनी के पास तो नहीं रहता। फिर कंपनी फ्रेंड भी नहीं बन सकती और दुश्मन भी नहीं बन सकती। फिर कैसे पहचानना? फिर इन्होंने बोला अगर कंपनी को जो लोग कंट्रोल कर रहे, अगर वो एनिमी कंट्री के पीपल है, कंपनी को जो कंट्रोल कर रहे, सारे अफेयर्स को जो कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो एनिमी कंट्री के अगर पीपल है, उनके कंट्रोल में है, इसका मतलब वो एनिमी कंपनी मानी जाएगी। सेम चीज यहाँ पे बताई गई है। इट इज ट्रू दैट अनलाइकली नेचुरल पर्सन, जैसे नेचुरल पर्सन के पास रहता है, कंपनी डज नॉट हैव माइंड एंड कॉन्शियंस, कंपनी के पास माइंड और कॉन्शियंस नहीं रहता, इसलिए कंपनी देयरफॉर इट कैन नॉट बी फ्रेंड और अ फो, इसलिए कंपनी फ्रेंड या फिर दुश्मन नहीं बन सकती। लेकिन उसके बाद में बताया गया है इट में हाउएवर बी कैटेगराइज्ड एज एनिमी कंपनी, लेकिन उसको एनिमी कंपनी अपन मान सकते हैं इफ द अफेयर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपल ऑफ एनिमी कंपनी, तो उसको अपन एनिमी कंपनी मान लेंगे। ठीक है, फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बस तुमको ऐसा लिख के आना है फर्स्ट वाले पॉइंट में। फिर कोर्ट क्या कर सकती है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट भी कर सकती है पहचानने के लिए। हेल्म मतलब कौन कंट्रोल कर रहा है कंपनी को। फिर सेम पाया गया था केस लॉ को भी कोर्ट करके आना, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर। तुमको एक केस लॉ भी कोर्ट करना पड़ेगा। देखना अगर तुम प्रॉपर्ली ऐसे पॉइंट्स लिखोगे, उसका ऐसे 3-4 लाइन में प्रॉपर्ली इसका एक्सप्लेनेशन लिख के आओगे, उसके बाद
केस लॉ को कोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम ये सेंटेंस लिख के आओ, एकदम सिंप्लीफाई में मैंने बना दिया है कि देखो कंपनी के पास कोई माइंड नहीं रहता, कोई कॉन्शियस नहीं रहता, इसलिए कंपनी फ्रेंड भी नहीं बन सकती, फो भी नहीं बन सकती। फिर आगे बताया गया है लेकिन अगर कंपनी को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो एनिमी कंट्री वाले पीपल है तो अपन कंपनी को एनिमी कंपनी मान सकते हैं। फिर यहाँ पे केस लॉ को कोट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्सेस का पेमेंट नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम करवा रहा है, एक कंपनी क्रिएट करके, डमी कंपनी क्रिएट करके, उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो सकती है। सेम पाया गया था दिनशॉ मानिकजी पैतित के केस में। दिनशॉ मानिकजी पैतित टैक्स बचाने के लिए इन्होंने 4 कंपनीज बनाया था। जो कंपनी बनाया था वो कुछ काम नहीं करती थी, वो सिर्फ क्या करती थी, यहाँ पे उन्होंने वापस शेयर्स ट्रांसफर कर दिया और वापस लोन के थ्रू उन्होंने वापस अपना इंटरेस्ट ले लिया। इन शॉर्ट टैक्स बचाने के लिए उन्होंने डमी कंपनी बनाया, पैसा वापस भेजा, वापस पैसा लिया। ये सेम पाया गया था दिनशॉ मानिकजी पैतित के केस में, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया था। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, कैसे पॉइंट की स्टार्टिंग करोगे, आप वो टैक्स वाला पॉइंट ही बताओगे। देखो, इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉज ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प। सर्टेन मैटर के केस में जहां पे टैक्सेस, ड्यूटीज और स्टैम्प के केसेस आ जाते, स्टार्टिंग ऐसे करोगे। उसके बाद पर्टिकुलरली व्हेन द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज एन इशू, मतलब कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है ये पहचानने के लिए, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड और सर्कमवेंट द टैक्सेस। इवेड और सर्कमवेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई टैक्स पेमेंट कम कर रहा है, टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है टैक्स को बचाने के लिए, तो क्या होगा, द कोर्ट में डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब जो कॉर्पोरेट एंटिटी जो कंसेप्ट है, कोर्ट उसको डिसरिगार्ड कर देगी, मतलब उसको मानेगी नहीं। कितना सिंपल है। अपन क्या किए, पहले टैक्सेस वाला पॉइंट बताए। देखो, इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉज ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड स्टैम्प। फिर बताए कि जहां पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को पहचानना रहता। फिर बताए कि जहां पे कंपनी क्रिएट की गई है ओनली फॉर सेविंग द टैक्सेस, ओनली फॉर सेविंग द टैक्सेस, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। सेम पाया गया था दिनशॉ मानिकजी पैतित के केस में, ठीक है। ऐसा वहां पे लिख के आ जाना। ये जो है ना आंसर आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट इजी, आई नो दैट, लेकिन पॉइंट्स को समझो। इस वीडियो में पॉइंट्स को समझो, मैं तुमको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बाद में इस पॉइंट को लर्न कर लेना, लर्न कर लेना। एक बार अच्छे से मीनिंग समझ लो हर एक लाइन का जो मैं समझा रही हूँ, फिर तुमको ना वो लाइन इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ मीनिंग को अच्छे से समझो। नेक्स्ट इज पीपल टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। देखो, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने तुमको कोई ऑब्लिगेशन बताया है, लीगल मतलब लॉ ने बताया है, कानून ने बताया, गवर्नमेंट ने बताया है, अगर कोई लॉ ने, कानून ने तुमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तुमको पूरा करना पड़ेगा। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए अगर तुम कोई कंपनी क्रिएट करते हो, कोई सब्सिडरी क्रिएट करते हो, देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएंगी। जैसे सेम पाया गया था वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री में सेम चीज पाई गई थी। यहाँ पे कंपनी ने एक न्यू सब्सिडरी बनाया था बोनस का पेमेंट बचाने के लिए। एम्प्लॉय को जो बोनस का पेमेंट करना पड़ता है, बोनस का पेमेंट करना एक लीगल ऑब्लिगेशन है, उस बोनस का पेमेंट बचाने के लिए कंपनी ने एक सब्सिडरी बनाया था, तो उस सब्सिडरी पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गई थी। Where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen। मतलब अगर कंपनी बनाई गई थी एक सोल पर्पस से, मतलब एक ही मकसद से, ताकि बोनस का पेमेंट कम पेमेंट किया जाए वर्कमैन को। अगर तुम्हारा ये इंटेंशन था, देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द पिर्सिंग ऑफ द विल। मतलब पिर्सिंग क्या होता है, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर दिया टू लुक एट द रियल ट्रांजैक्शन, रियल ट्रांजैक्शन देखने के लिए। कितना सिंपल था। मतलब अगर कोई कंपनी बनाता है, उसका एक ही पर्पस है, सोल पर्पस है बोनस का पेमेंट बचाना, बोनस का पेमेंट बचाना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कर देती है। सेम पाया गया था वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री के केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट। अगर कोई सब्सिडरी बनाता है अपना काम निकलवाने के लिए, लाइसेंस पाने के लिए, तो जो उसने सब्सिडरी बनाया ना कहीं वो एजेंट का काम कर रही है, एज अ एजेंट का काम कर रही है। आर यू गेटिंग? तो इस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। अगर कोई कंपनी बना रहा है सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए, एज अ लाइसेंस पाने के लिए, दिस इज वेरी मच रॉन्ग, इसलिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। कंपनी में समटाइम रिगार्डेड एज अ ट्रस्टी और एजेंट, मतलब अगर कंपनी एज अ एजेंट का काम करती है, एज अ ट्रस्टी का काम करती है, कोई दूसरे मेंबर्स के लिए या फिर कोई दूसरी कंपनी के लिए, कोई दूसरी कंपनी के लिए, मतलब उसका जो इंडिविजुअलिटी थी उसने खो दिया, ठीक है, जो उसका इंडिविजुअल पावर था उसने खो दिया। एंड मे देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। Here the principal will be held liable for the acts of the company। सेम पाया गया था मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन में। यहाँ पे सब्सिडरी बनाई गई थी लाइसेंस पाने के लिए। मतलब यहाँ पे कंपनी एक दूसरी सब्सिडरी बना रही है अपना काम निकलवाने के लिए, उसको एजेंट बना दिया, तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी।
कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। अगर कंपनी बनाई गई है फ्रॉड करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट मतलब कुछ गलत काम करने के लिए, तो उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। सेम पाया गया था गिलफोर्ड मोटर्स के केस में। एक मिस्टर हॉर्न थे जो गिलफोर्ड मोटर्स में एम्प्लॉय थे। वो क्या करते, एक दिन कंपनी छोड़ के जाते, तो कंपनी ने उनके साथ अग्रीमेंट बनाया कि आप कंपनी छोड़ के जाने के बाद आप हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। तो उसने अग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दिया। लेकिन बाहर जाने के बाद उसने क्या किया, बाद में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया और जो गिलफोर्ड मोटर्स है उसके कस्टमर को, उसके क्लाइंट को सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब छीनना स्टार्ट कर दिया। मतलब उसने क्या किया, कंपनी बनाई फ्रॉड करने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए, इसलिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो गई। where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose। अगर तुम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो कुछ इलीगल पर्पस के लिए, इम्प्रॉपर पर्पस के लिए, तो वहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगी। दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, इसको बाद में देख लेंगे। एक मेन टॉपिक पे आते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब इसको ध्यान से समझना, मैं तुमको एकदम सिंप्लीफाई वे में बताने वाली हूँ कि अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टूडेंट्स, तो कौन से डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, ताकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। सबसे पहले मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को भेजना पड़ता है। आफ्टर दैट दो डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, क्या आ जाएगा, एड्रेस, जो भी अभी ऑफिस है वहां का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद तीन पर्टिकुलर्स हो गए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, बस इतना ही भेजना पड़ेगा। सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भेजना पड़ेगा, उसके बाद दो डिक्लेरेशन भेजना पड़ेगा, उसके बाद एड्रेस भेजना पड़ेगा और उसके बाद तीन पर्टिकुलर्स भेजना पड़ेगा। यही है इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर। सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स भेजना पड़ता है जो प्रॉपरली साइंड होना चाहिए by all the subscribers to the memorandum. The memorandum and articles of the company duly signed by all the subscribers to the memorandum. Subscribers मतलब जो स्टार्टिंग के मेंबर्स रहते हैं उनकी प्रॉपर उस पे सिग्नेचर होनी चाहिए। देखो अगर मैं और मेरे फ्रेंड्स आज सोचते कि कंपनी बनाना है, तो हम क्या स्टार्टिंग के मेंबर्स है, इसका मतलब हम सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को प्रॉपरली भेजना पड़ता है, जो कि प्रॉपरली साइंड होना चाहिए सब्सक्राइबर्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज दो डिक्लेरेशन भेजना पड़ता है। पहला डिक्लेरेशन किसका रहेगा, पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब जिसने कंपनी बनाने में हेल्प किया। कौन करता है, सीए, सीएमए, सीएस, एडवोकेट, कोई भी कर सकता है, तो उनको डिक्लेरेशन भेजना पड़ेगा। और जिनका नाम आर्टिकल्स में है, एंड बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, जिनका नाम आर्टिकल्स में है उनको डिक्लेरेशन भेजना पड़ेगा। किस चीज का, अच्छा पहली बात तो किसका नाम आर्टिकल्स में रहता है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, जो डे टू डे जो कंपनी को मैनेज करते हैं उनका नाम आर्टिकल्स में रहता है, ठीक है। सो इनको भेजना पड़ेगा डिक्लेरेशन किस चीज का, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट and rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto has been complied with। complied मतलब हमने फॉलो किया है, मतलब यहाँ पे जो पर्सन एंगेज है कंपनी बनाने में, सीए, सीएस, सीएमए, और जिनका नाम आर्टिकल्स में है, वो वन काइंड ऑफ डिक्लेरेशन दे रहे, वन काइंड ऑफ गारंटी दे रहे रजिस्ट्रार को कि जो रिक्वायरमेंट इस एक्ट के अंदर बताई गई है, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर बताई गई है, हमने सारी चीजों को कंप्लाई किया है, मतलब फॉलो किया है। क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, एग्जांपल जैसे बताया गया है कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए, ये क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो अगर पब्लिक कंपनी रहेगी वो रिक्वायरमेंट बता रही है कि देखो हमने सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है। प्राइवेट कंपनी रहेगी तो 2 मेंबर्स है, ठीक है, वन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है ये। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। इन शॉर्ट वो गारंटी दे रहे, डिक्लेरेशन दे रहे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार हमने सारी रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो किया है, ये कंप्लाई किया है प्रॉपर्ली, वो ऐसा डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद दूसरा डिक्लेरेशन किसका आएगा और किसको देना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड द फर्स्ट डायरेक्टर। सो स्टूडेंट सबसे पहला वाला डिक्लेरेशन देना पड़ेगा हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, और जिनका नाम आर्टिकल्स में है, जिनका नाम आर्टिकल्स में है। और दूसरा वाला डिक्लेरेशन आ जाएगा जिनका नाम मेमोरेंडम में है। तो देखो पहले वाले डिक्लेरेशन में आर्टिकल में जिसका नाम है उसको देना पड़ेगा, और दूसरे वाले डिक्लेरेशन में जिनका नाम मेमोरेंडम में है उनको देना पड़ेगा, और फर्स्ट डायरेक्टर को देना पड़ेगा किस चीज का डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें 3 चीजों का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ही इज नॉट कन्विक्टेड विद एन ऑफेंस विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे ना ये फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर ना यहाँ पे बता रहे रजिस्टर को, देखो रजिस्टर हम कितने सच्चे इंसान हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं। क्यों, हमको कभी भी कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया। कन्विक्टेड का मतलब होता है कोर्ट का फाइनल डिक्लेरेशन कि तुम गिल्टी हो, तुम जिम्मेदार हो, तो वो यहाँ पे डिक्लेरेशन दे रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर को, रजिस्टर देखो हम कितने अच्छे इंसान हैं, हमको कभी भी कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया इन द केस ऑफ प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी के केस में हमको कभी भी कोर्ट ने गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया, ऐसा वो गारंटी दे रहे, ऐसा वो डिक्लेरेशन दे रहे। दूसरा किस चीज का डिक्लेरेशन है, ही हैज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। 3 वर्ड है, ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी।
टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में हमको कभी भी गिल्टी नहीं पाया गया फ्रॉड के केस में, मिसफिजेंस मतलब डिसऑनेस्टी के केस में, मतलब हमने कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं किया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब हमने कभी भी कोई ड्यूटी को तोड़ा नहीं, हर ड्यूटी को फॉलो किया, ऐसा वो डिक्लेरेशन दे रहे, ऐसा वो गारंटी दे रहे किसको, रजिस्ट्रार को, ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कन्विक्टेड मतलब ना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, मतलब कोर्ट का फाइनल डिक्लेरेशन, सीधा कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम गिल्टी हो, ये बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पे क्या है, दूसरे एक्ट के अंदर जैसे ट्रिब्यूनल ने तुमको गिल्टी नहीं बोला, सेबी ने तुमको गिल्टी नहीं बोला, इन शॉर्ट दूसरे जो डिपार्टमेंट रहते हैं वहां पे भी तुम कभी गिल्टी नहीं पाए गए, फ्रॉड के केस में, मिसफिजेंस के केस में, ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, ऐसा बताना पड़ेगा। और तीसरा क्या रहेगा उसमें, जो भी डॉक्यूमेंट हम इस एक्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं वो सारे ट्रू है, फेयर है, करेक्ट है, बस। That all the documents is filed with registrar for registration of company contains information that is correct, complete and true to the best of his knowledge and belief। जो भी इंफॉर्मेशन हम फाइल कर रहे हैं वो ट्रू है, करेक्ट है और फेयर है, ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले डिक्लेरेशन में बताना पड़ता है हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड जिनका नाम आर्टिकल्स में है कि हमने सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है। दूसरे वाले डिक्लेरेशन में जिनका नाम मेमोरेंडम में है उनको बताना पड़ता है और फर्स्ट डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि हम कभी भी कन्विक्टेड नहीं पाए गए, हम कभी भी गिल्टी नहीं पाए गए, जो डॉक्यूमेंट इस एक्ट के अंदर फाइल किए गए हैं वो सारे ट्रू है, करेक्ट है, फेयर है, ऐसा बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस बताना पड़ेगा। देखो अभी तक कंपनी रजिस्टर नहीं हो लेकिन कहीं से काम तो कर रही होगी ना, कहीं तो ऑफिस होगा, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। उसके बाद तीन पर्टिकुलर्स में क्या है, नेम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी। व्हाट इज नेशनलिटी, इंडियन हो क्या नहीं, ठीक है, तो बताना पड़ेगा किसको, ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अलोंग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उनको बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा सारे सब्सक्राइबर्स को, सरनेम बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा, नेशनलिटी बताना पड़ेगा कि हम इंडियन है क्या, हमारा नाम क्या है, हमारा सरनेम क्या है, किसको बताना पड़ेगा, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम को। उसके बाद दूसरा पर्टिकुलर, इसमें भी सारी चीजें सेम है, नेम आ गया, सरनेम आ गया, रेसिडेंशियल एड्रेस आ गया, नेशनलिटी आ गया। एक चीज एक्स्ट्रा है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखो जो भी डायरेक्टर होते हैं ना उनके पास अपना खुद का एक नंबर होता है, जैसे अपने पास क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जैसे डायरेक्टर के पास डिन होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी बताना पड़ेगा। जिनका नाम आर्टिकल्स में क्या है, ऑफ अ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, उनको बताना पड़ेगा। एंड सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सेम पॉइंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे भी था और नीचे भी है, एज में भी प्रिस्क्राइब। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू बच्चों। यहाँ पे था सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, यहाँ पे क्या है, पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स। तो ऊपर वाला पॉइंट सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम था और नीचे वाला पॉइंट पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, मतलब जिनका नाम आर्टिकल में मेंशन है एज अ सब्सक्राइबर, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और तीसरा पर्टिकुलर किसको देना पड़ेगा, फर्स्ट डायरेक्टर को। किसको देना पड़ेगा, फर्स्ट डायरेक्टर को देना पड़ेगा। किस चीज का, द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन एनी अदर फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, दूसरे कंपनी में, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में, दूसरी फर्म में क्या उसका इन्वेस्टमेंट है, क्या वो पार्टनर है क्या, हर चीज बताना पड़ेगा और कंसर्न देना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है, इस कंपनी में एक्ट करना चाहता है। दैट्स इट। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में कौन से डॉक्यूमेंट अपने को फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, उसके बाद क्या है, 2 डिक्लेरेशन भेजना पड़ता है, उसके बाद क्या है, एड्रेस भेजना पड़ता है, उसके बाद क्या है, 3 पर्टिकुलर्स है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसको ध्यान से समझना। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सितंबर 26 के लिए। अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट विल, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, स्मॉल कंपनी, ये 4 से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सितंबर 26 के लिए, इसको अच्छे से समझना। अगर इंस्टीट्यूट लेंथी क्वेश्चन पूछ रही है, एआई बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके आंसर की स्टार्टिंग कैसे करना, तो ये पॉइंट स्टार्टिंग में लिख के आना, देखना आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करती है। इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्राइन बोलती है कि देखो अगर आउटसाइडर ने प्रॉपर्ली मेमोरेंडम चेक किया था, आर्टिकल्स चेक किया था, उसके बाद अगर कंपनी के साथ एक्ट किया था, बस उनकी जिम्मेदारी वहीं पे हो जाएगी। अगर यहाँ पे आउटसाइडर ने ये चेक किया था कि डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को ऑथोरिटी है क्या, तो बस उनकी जिम्मेदारी वहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब वो डे टू डे के इंटरनल अफेयर्स चेक नहीं कर सकते। मतलब अगर डायरेक्टर को अथॉरिटी थी, उन्होंने ट्रांजैक्शन कर लिया, अब डायरेक्टर ने फ्रॉड किया, डायरेक्टर ने कुछ चालाकी किया, इंटरनल अफेयर्स, मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हर एक चीज आउटसाइडर चेक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन बोल रही है कि देखो अगर आउटसाइडर ने यहाँ पे ये चेक कर लिया डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को अथॉरिटी थी क्या, फिर एक्ट किया, और फिर आर्टिकल्स को चेक कर लिया, मेमोरेंडम को चेक कर लिया, उनकी जिम्मेदारी वहीं पे खत्म हो जाती। डे टू डे एक्टिविटी क्या चल रही है कंपनी में, ये आउटसाइडर चेक नहीं कर सकते। सो फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा यही आ जाएगा, द आउटसाइडर्स आर नॉट डीम्ड टू हैव द नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आउटसाइडर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना, नोटिस रखना।
वो हर चीज पता नहीं कर सकते, मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सिग्नेचर हो रही है कि नहीं हो रही है, हर चीज चेक नहीं कर सकते। उनकी जिम्मेदारी नहीं है इंटरनल अफेयर्स को चेक करना, उनके बारे में जानकारी रखना। Second point is they are entitled to assume that the act of the directors or other officers of the company are validly performed if they are within the scope of their apparent authority. अगर डायरेक्टर्स को और ऑफिसर्स को अथॉरिटी थी, उसके बाद आउटसाइडर ने उनके साथ ट्रांजैक्शन किया, एक्ट किया, तो ऐसा माना जाएगा कि डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ने प्रॉपरली काम किया है। देखो, ऑफ अ कंपनी आर वैलिडली परफॉर्म, ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने प्रॉपरली काम किया है अगर उनको अथॉरिटी थी तो। मतलब यहाँ पे आउटसाइडर को बस एक ही चीज चेक करना है, जो डायरेक्टर के साथ, जो ऑफिसर के साथ वो कोई एक्ट कर रहे, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे, क्या उनको अथॉरिटी है क्या। अगर उनको अथॉरिटी है मतलब वो सब कुछ सही है, ठीक है, वैलिडली परफॉर्म हो गया, ऐसा वो अज्यूम करेंगे। कितना सिंपल है। नेक्स्ट सेम चीज दी है आर्टिकल्स के बारे में। तो बच्चों पॉइंट को ऐसे याद रखो कि देखो, आउटसाइडर को इंटरनल अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा कि देखो, अगर डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स को अगर अथॉरिटी थी तो हम ऐसा मान लेंगे कि उन्होंने प्रॉपरली काम किया है। अभी अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, फिर आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर कोई एक्ट वैलिडली परफॉर्म हुआ है एज पर द आर्टिकल्स, तो हम ऐसा मान लेंगे कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है। देखो, एज लॉन्ग एज एन एक्ट इज वैलिड अंडर द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के हिसाब से सब कुछ सही था। इफ डन इन पर्टिकुलर मैनर एन आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम, वो अज्यूम कर लेंगे कि ठीक है, अगर आर्टिकल में दिया है तो हम ये एक्ट अगर कर रहे हैं, कंपनी ने सब कुछ सही तरीके से कर दिया है। अभी अगर कंपनी इंटरनली कुछ फ्रॉड कर रही है, डायरेक्टर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें बाहर वाले क्या करेंगे, आउटसाइडर क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्ट्राइन है वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रही है। दस द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एम्स टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। फर्स्ट पॉइंट एकदम जनरल वाला पॉइंट है कि इंटरनल अफेयर्स की नोटिस बाहर वाले नहीं रख सकते। दूसरा वाला पॉइंट है, हम ऐसा मान लेंगे अगर डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स को अगर अथॉरिटी थी मतलब उन्होंने सब कुछ सही किया है। फिर हम ऐसा मान लेंगे अगर आर्टिकल्स में चीजें दी थी फिर बाद में आउटसाइडर ने वो एक्ट कर दिया, तो ऐसा मान लेंगे सब कुछ सही तरीके से हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट करती है आउटसाइडर को। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट द 4 पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शन है। फिर आउटसाइडर ने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, फ्रॉड करते थे, गलत हरकतें करते थे, गलत काम करते थे और उन पे नाम नहीं आता था। इसलिए यहाँ पे इसके कुछ एक्सेप्शन दे दिया। यहाँ पे 3 एक्सेप्शन दिया है। फर्स्ट इज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट वाले एक्सेप्शन में, आउटसाइडर क्या तुमको सही में जानकारी थी, जो तुम एक्ट कर रहे हो वो गलत काम है, वो सही काम नहीं है, या फिर कंस्ट्रक्टिव मतलब जानकारी होना चाहिए था, मतलब जो आउटसाइडर है उसको पता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो गलत काम है, या फिर उसको जानकारी होना चाहिए था कि हाँ ये गलत काम चल रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो इंडोर मैनेजमेंट में उनको फायदा नहीं मिलेगा। सेम चीज अभी बताई गई है, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इरेगुलरिटी। अगर उनको ऑलरेडी जानकारी थी या फिर होना चाहिए था तो ये रूल उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सेम पाया गया था हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटी। अगर यहाँ पे आउटसाइडर को कुछ गड़बड़ दिख रही थी, सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटी मतलब कुछ गड़बड़ दिख रही थी कि हाँ ये जो काम चल रहा है, ये जो एक्ट चल रहा है ये कुछ गलत लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो यहाँ पे लॉ बोलता है अगर तुमको पहले से कुछ सस्पिशियस लग रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही थी, तो आपने वो एक्ट नहीं करना चाहिए था। आप निग्लिजेंटली, केयरलेसली से कोई भी एक्ट नहीं कर सकते और इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकते। सेम चीज यहाँ पे दिया है, द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव निग्लिजेंटली। यार अगर तुम केयरलेसली बिहेव करोगे ना आउटसाइडर, हम तुमको फायदा नहीं देंगे। सेम चीज यहाँ पे एक्सेप्शन बोल रहा है, द डॉक्ट्राइन इन नो वे रिवॉर्ड दोज हु बिहेव निग्लिजेंटली where a person dealing with a company is put upon inquiry, for example where a transaction is unusual or not in ordinary course of business, it is a duty of the outsider to make necessary inquiry। मतलब यहाँ पे आउटसाइडर ने इंक्वायरी करना चाहिए। अगर कोई ट्रांजेक्शन उसको सही नहीं लग रहा है तो वो ऐसे ही ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। तुम भी थोड़े से केयरफुल हो जाओ, केयरलेसली निग्लिजेंटली बिहेव करोगे ना तो तुमको ये डॉक्ट्रिन कोई भी रिवॉर्ड नहीं देगा, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, तुमको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेम पाया गया था आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी के केस में। अगर आपको इसकी स्टोरी समझना है तो आप मेरे वन शॉट में जा सकते हो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बताया इसकी स्टोरी, ठीक है। इमेज मैंने वहां पे यूज किया है, आपको बहुत अच्छे से वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं हर चीज कवर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ना एकदम फास्ट में रिवाइज करवाना है और कीवर्ड्स आपको बताने के कौन से इसमें कीवर्ड्स है। अगर मैं पूरे कंसेप्ट फिर से समझाने बैठ जाऊंगी तो वन शॉट बन जाएगा और ये 2 घंटे तक लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्जरी। अभी देखो, फॉर्जरी का मतलब होता है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या फिर फ्रॉडुलेंट सिग्नेचर। यहाँ पे बोला गया है कि देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिल सकता
फॉर्ज डॉक्यूमेंट को, फॉर्ज सिग्नेचर को, क्योंकि गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट अगर सपोर्ट करेगा फ्रॉडलेंट वाली सिग्नेचर को, फ्रॉडलेंट वाले डॉक्यूमेंट को, ये तो चीज गलत हो जाएगी ना, क्योंकि उसका नल इफेक्ट होता है। इसलिए बोला गया है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज टू इरेगुलरिटीज which might otherwise affect the transaction, but it cannot apply to forgery, which must be regarded as nullity. Same was found in Rubin versus Great Fingall Consolidated. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। अपन ने पढ़ लिया इंडोर मैनेजमेंट और उसके 3 एक्सेप्शन। आप इसके कीवर्ड्स को प्रॉपरली देखना, 2 से 3 बार इसको रिवाइज करके निकालना, आपको हर एक चीज ना एग्जाम में याद आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल फीचर्स ऑफ द कंपनी। क्वाइट सिंपल फीचर्स ऑफ द कंपनी। इस टॉपिक को भी एकदम फास्ट वे में समझ लो। ठीक है, फर्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। बेसिकली बता देती हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि कंपनी अलग रहती है, मेंबर्स अलग रहते हैं। अगर कंपनी अलग है तो कंपनी अपने आप में एक लीगल एग्जिस्टेंस है। वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सेल कर सकती है, किसी और पे केस फाइल कर सकती है, कोई और कंपनी पे केस फाइल कर सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, उसको मेंबर के नाम की जरूरत नहीं। दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। कंपनी का एक कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है। किसी के आने से, किसी के जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपना बिजनेस करते ही रहती है। मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती ही रहेगी, वो अपना बिजनेस करती रहेगी। वो एक लॉ के प्रोसीजर से बनी है, दैट इज रजिस्ट्रेशन, और बंद भी लॉ के प्रोसीजर से होगी, दैट इज वाइंड अप। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल लिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसमें 3 चीजों में कैटेगराइज किया गया है। अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर यहाँ पे मेंबर ने गारंटी दिया है तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कंपनी बनी है एक लॉ के प्रोसीजर से, तो एंड भी कैसे होगी, लॉ के प्रोसीजर से होगी। दिस इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लास्ट इज कॉमन सेल। सी कॉमन सेल इज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। क्या है बच्चों, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी है कॉमन सेल। 2015 के पहले कॉमन सेल होना कंपलसरी था सारी कंपनीज को। 2015 में अमेंडमेंट आई और बोला गया कि कॉमन सेल होना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद 2015 के बाद अगर तुम्हारे पास कॉमन सेल नहीं है तो दो डायरेक्टर के सिग्नेचर ले लो, 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर ले लो और डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करो। अगर तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं है तो, अगर तुम्हारे पास कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी हर एक डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करेगा। दिस इज व्हाट द फीचर्स ऑफ कंपनीज आर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप इसके कीवर्ड्स यहाँ से पढ़ सकते हो क्योंकि काफी सिंपल टॉपिक है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सारे कीवर्ड्स को बाय हार्ट करके निकालो। मैंने आपको प्रॉपर्ली हर कीवर्ड बताया है, समझाया है। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार रिवाइज करो एग्जाम में जाने के पहले, देखना आपको कंपनीज एक्ट पे कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न करके निकालो। बाद में क्वेश्चन देखो, कंपनीज एक्ट के कुछ क्वेश्चन देखो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। बेस लेवल पे, कोर लेवल पे अपन ने सारे कीवर्ड्स को रिवाइज कर दिया है। आई होप पीपल दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको बहुत अच्छा लगा, आपको कीवर्ड सारे क्लियर हो गए, आपके टॉपिक भी रिवाइज हो चुके हैं इस वाले वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।